है ना। तो स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम क्या कर रहे हैं, दो पार्ट स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो और दूसरा पार्ट अपने पास स्टैटिक्स। ठीक है, अच्छा ध्यान रखें आप इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज से और स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे हैं और चार्ज किस स्टेट में है, रेस्ट की पोजीशन में है, क्या दैट पार्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैं बात लिखूं कि स्टडी ऑफ charges at rest is called electrostatics। ठीक है, स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए ये बात समझ में आ गई आपको, आगे बढ़ते हैं इसमें। और देखिए कुछ टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग चार्ज के साथ। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आपको दिखाई दिया कि अगर चार्ज रेस्ट में, ठीक है, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और अगर ये चार्ज मूव कर रहा होगा विथ कांस्टेंट स्पीड, दैट इज चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, अगर चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा दैट पार्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। ठीक, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिज्म में केस होगी, और चार्ज अगर इसमें तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली पार्ट होगी। ठीक है, अच्छा अगर आप चार्ज को एक्सेलरेट कर रहे हो, चार्ज को क्या कर दे रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो। ठीक है, अगर आप चार्ज को एक्सेलरेट कर रहे हो दैट इज केस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, दैट्स व्हाट ये है। ठीक, इन तीनों पार्ट को क्लब कर दिया जाए तो फिजिक्स का एक पार्ट बनता है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक, अभी हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, मूव करने का कांस्टेंट स्पीड, तो मैग्नेटिज्म क्या होता है, और चार्ज अगर एक्सेलरेट करता है तो उस केस में ये होता है। ठीक है, तो आपको एक बात समझ में आया, इस पूरे केस में अभी तक एक चीज पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, दैट पार्ट इज कॉल्ड चार्ज। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस चार्ज को समझने का प्रयास करते हैं कि चार्ज है क्या ये। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं चार्ज क्या है। अच्छा, चार्ज को समझने से पहले हम क्या करते हैं, हम लोग एटम के बारे में बात करते हैं। जैसे आप लोगों ने एटम के बारे में सुना होगा ना, किस चीज से है, आप सबको पता होगा ये एटम तीन पार्टिकल्स में, फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय ई, या सेकेंड पार्ट आपका प्रोटॉन है रिप्रेजेंटेड बाय पी, एंड थर्ड पार्ट इज न्यूट्रॉन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। ठीक है, अच्छा ध्यान रखें इन तीनों को क्लब कर दिया जाए दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एटम के न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो अगर मैं एटम के न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो आपको पता होगा, या एटम के स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, एटम के पास एक न्यूक्लियस है। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के पास बहुत सारे ऐसे ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, अच्छा ये सबको पता है कि इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, है ना। इसके अंदर आपके पास क्या मिलेंगे, प्रोटॉन्स मिलेंगे, और प्रोटॉन्स जो कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, है ना।
पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। अच्छा, इनके जो आउटर सेल्स हैं, ठीक है, ये ऑर्बिट्स हैं, इस पे क्या इलेक्ट्रॉन मूव करता है, रिवॉल्व करता है अपने फिक्स ऑर्बिट पे, ठीक है। तो क्या दैट पार्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक, निगेटिव चार्ज होते हैं। क्या आपका दैट पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है, क्या बोल सकते हैं कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मैं पूछूं कि एक प्रोटॉन के पास चार्ज कितना होता है, तो क्या एक प्रोटॉन के पास चार्ज जो होता है दैट इज क्या प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि ये कूलम्ब क्या है, तो ध्यान रहे कूलम्ब क्या है, दैट कूलम्ब इज कॉल्ड SI यूनिट ऑफ चार्ज। ये कूलम्ब क्या है, SI यूनिट है किसका, चार्ज की, ठीक है। चलिए, ये बात सबको पता है कि अगर मैं किसी एटम की बात करूं, अगर मैं किसी एटम की बात करूं, ठीक है, तो एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अच्छा, न्यूट्रल होने का कारण क्या है, क्या सबको पता है कि न्यूट्रल होने का कारण क्या है, कि इस एटम के पास उतना ही प्रोटॉन होते हैं जितने कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। न्यूट्रल होने के कारण क्या है कि इनके पास उतना ही प्रोटॉन होते हैं जितने कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना प्रोटॉन, ये क्या कहलाएंगे, न्यूट्रल। अब क्या करते हैं हम लोग, चार्ज के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो क्या होगा, ठीक है, चार्ज, चार्ज क्या है आप समझ गए कि एटम के पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। तो क्या दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट एटम से मिलकर बना हुआ है, बिल्कुल सही है। जब हर एक ऑब्जेक्ट एटम से मिलकर बना हुआ है तो क्या उनके पास चार्ज है, बिल्कुल सही है। तो क्या चार्ज उनका अपना खुद का है या कहीं से लाए हैं, वो उनका अपना खुद का है। तो हम चार्ज को क्या बोल सकते हैं कि चार्ज इज a fundamental property, charge is a fundamental property, ठीक है, by virtue of which two bodies इधर ये क्या करेंगे, या तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, इधर अट्रैक्ट ईच अदर, और या क्या करेंगे, रिपेल करेंगे और रिपेल ईच अदर, ठीक है, इधर अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। बात समझ में आई कि चार्ज क्या है, किसी मैटर की अपने फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिससे वो क्या कर सकता है कि दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर सकता है, ठीक है। अच्छा, आपने भी देखा था चार्ज रेस्ट में था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक था। चार्ज अगर मूव कर रहा था यूनिफॉर्म रेट से, कांस्टेंट से मूव कर रहा था, दैट पार्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म, ठीक है। और अगर उसको आपने एक्सेलरेट कर दिया तो क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या, एक बात कि चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल, चार्ज क्या है, रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए चार्ज क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है।
मतलब चार्ज इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी जनरेट कर सकता है, जो हम लोग पढ़ेंगे अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पार्ट में, और चार्ज मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट कर सकता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म चैप्टर में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि इस चार्ज की यूनिट क्या होती है। ठीक है, मैं बात करता हूँ SI यूनिट ऑफ चार्ज, या ऐसा बोलिए मैं बात करता हूँ दैट इज यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या होती है आप सबको पता होगा। इस यूनिट को हम लोग दो पार्ट में देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड SI यूनिट एंड सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड CGS यूनिट। तो आपको दोनों ही यूनिट याद होने चाहिए, SI क्या होता है और CGS क्या होता है। ठीक है, ध्यान रखें, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड रिप्रेजेंटेड बाय C। ठीक है, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कूलम रिप्रेजेंटेड बाय C। CGS यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड स्टेट कूलम। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, स्टेट कूलम। ठीक, स्टेट कूलम दैट इज स्टेट कूलम। ठीक है, या इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, ESU। ठीक है, चलिए अब बात क्या करते हैं हम लोग 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की। ठीक है, एक कूलम जो होगा वो 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होती है। डायमेंशन ऑफ चार्ज, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, अच्छा आपको पता है चार्ज को हम लोग मैथमेटिकली लिखते क्या है, मैथमेटिकली हम लोग चार्ज को लिखते क्या है, Q = I × T। आपको पता होगा I = होता है Q/T। यहाँ से आप Q को लिख सकते हो I × T। ठीक है, where Q is the charge, I is the current and T is the time। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए, तो यहाँ देखिए I आपका इलेक्ट्रिक करंट है, T आपका टाइम और Q आपका चार्ज है। तो मुझे चार्ज का डायमेंशन लिखना है, तो वी कैन राइट डायमेंशन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ करंट और डायमेंशन ऑफ टाइम। तो क्या करंट का डायमेंशन क्या होता है, एम्पियर, और टाइम का क्या होता है, T। ठीक है, तो क्या आप यहाँ से बोल सकते हो कि डायमेंशन कितना हो जाएगा चार्ज का, 80। ठीक है, जो क्वेश्चन बनते हैं। और अगर मैं इसको एक और तरीके से लिखूं, जैसे आपको पता होगा कि डायमेंशन को हम लोग MLT के फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या यहाँ पर m⁻0, ठीक है, L0, T1 और A कितना 1। आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, इसके पावर को लिख सकते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे सुनिए, Q/T ये हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब आपके पास I क्या हो, कांस्टेंट। I क्या हो, कांस्टेंट हो। आपको ये डिटेल करंट में पढ़ने के मिलेगा, बट ध्यान रखें अभी यहाँ पर आप। अच्छा, अगर I वेरिएबल हो सर तब क्या करेंगे, तब ध्यान रखें अगर आपके पास I कांस्टेंट नहीं हो, मतलब I इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, जब I कांस्टेंट नहीं हो तो उस केस में आपके पास जो Q हो जाएगा ना, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर I × dt। ठीक है, I × d। बात समझ में आई। चलिए इस चीज को मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ। आपको क्या करना है कि फाइंड चार्ज फ्लो, ठीक है, चार्ज फ्लो बिटवीन 0 to 10 सेकेंड, 0 सेकेंड टू 10 सेकेंड, 0 से 10 सेकेंड के बीच बताना आपको। ठीक है, पहला पार्ट इसका दिया हुआ है कि I = 5 एम्पियर, और सेकेंड पार्ट आपको सॉल्व करना है I = 5t + 2। अच्छा, आप देखिए कि मैंने कांस्टेंट और नॉट इक्वल टू कांस्टेंट वाली केस क्या बोली। अब अगर फर्स्ट पार्ट में आप देखिए, जो I का वैल्यू 5 एम्पियर है, क्या यहाँ पर I जो आपका है करंट, क्या वो टाइम पे डिपेंडेंट है, नहीं है ना। क्या आपका I यहाँ पर कांस्टेंट दिख रहा है, मतलब सेकेंड पार्ट वाले को देखिए, I = आपके पास
5t² है, अब 5t+2 है, क्या ये टाइम पे डिपेंडेंट है? क्या जैसे जैसे मैं t का वैल्यू चेंज करना स्टार्ट कर दूं, क्या वैसे वैसे i का वैल्यू बदलता जाएगा? बट इस वाले केस में ऐसा है नहीं। तो ये वाला पार्ट आपका क्या है? i कांस्टेंट, ये वाला पार्ट आपकी i क्या है? नॉट कांस्टेंट है। तो इस केस में आप चार्ज फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे? इस केस में अगर चार्ज फाइंड करना है तो मैं डायरेक्ट लिखूं q = I × t। आपको I कितना दिया हुआ है? 5 एम्पियर, और आपसे कितने टाइम की बात हो रही है? 0 से 10 सेकंड तक। तो आपका सेकंड कितना हो गया? 10। कितना हो गया आपके पास? 50+। इसमें अगर सेकंड पार्ट वाले को डिस्कस करो तो आपको यहाँ दिख रहा होगा I जो है फंक्शन है किसका? टाइम का। मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है। मतलब क्या कि इस केस में अगर मैं Q फाइंड करूं तो क्या आप Q को लिखोगे इंटीग्रेशन ओवर I × dt? क्या इंटीग्रेशन ओवर I के जगह पर 5t+2 होगा और यहाँ से dt होगा? क्या आपके पास लिमिट पता है 0 से 10 तक? मैं लिमिट लिख दूं 0 से लेकर के 10 तक, 0 से लेकर के 10 तक। +2 लिखा है ना? तो क्या 5t को आप इंटीग्रेट करते हो तो क्या आपके पास 5t का इंटीग्रेशन 5t² 2 हो जाएगा, प्लस और 2 का कांस्टेंट है और dt, तो यहाँ कितना हो जाएगा? dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? t, तो क्या बचेगा? 2t। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के 10 तक। लोअर लिमिट तो 0 है, 0 पुट करने पे देखो टर्म पूरा 0, ये भी टर्म 0। क्या मैं केवल अपर लिमिट पुट करके सॉल्व कर लूं? तो 5 × 10 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 × 10। क्या आप इसको सॉल्व करते हैं तो 10 का स्क्वायर 100 और 100/2 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और 50 × 5 कितना हो जाएगा? 250, और 250 + 20 कितना हो जाएगा? ये 270 कूलम। ये आपका क्या हो? ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि I कांस्टेंट होगा और वेरिएबल होगा तो आप किस केस को यूज करेंगे। ठीक, चलिए अब कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसे मैं सबसे पहला पॉइंट की बात करूं, फर्स्ट पॉइंट इज, ये तो काफी इंपॉर्टेंट डायमेंशन वाला पार्ट हो गया। ठीक है, दूसरी पार्ट ये है कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है। ध्यान रखेंगे कि चार्ज जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि इसको हम लोग अलजेब्रिकली सम कर सकते हैं। ठीक है, एडेड अलजेब्रिकली मतलब क्या? नॉर्मल एडिशन का यूज करके उसको हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। कोई वेक्टर वगैरह लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं चार्ज के रिगार्डिंग। तो आपसे कोई पूछे कि बताइए एग्जाम्पल्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, आपसे कोई पूछे कि एग्जाम्पल्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल के एग्जाम्पल्स बताओ। ध्यान रखें, एग्जाम्पल्स ऑफ चार्ज पार्टिकल इज, मैंने देखा था इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं और ऐसा आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स आगे मिलेंगे। क्लियर बात यहाँ तक? अच्छा, आप किसी भी बॉडी के चार्ज को कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। आपको किसी बॉडी के चार्ज को कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे? ठीक है, तो ध्यान रखें ये पॉइंट कि चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी फाउंड बाय नोइंग द, क्या फाइंड करना है आपको? नोइंग द टोटल नंबर ऑफ किसकी टोटल नंबर? तो प्रोटॉन की एंड इलेक्ट्रॉन की टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन इट। उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन है, आप क्या करेंगे? उसको सम कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा? टोटल चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको लिख के बताऊं तो देखिए, आप ऐसा लिख सकते हो इसको कि अगर किसी बॉडी की अमाउंट लिखनी है नेट चार्ज, ठीक है, मैं ऐसा लिखूं दैट इज अमाउंट ऑफ नेट चार्ज। क्या लिखोगे? तो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस किसका? अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्या आप दोनों को सम कर दो? अच्छा, आपको पता है कि किसी भी बॉडी के अंदर टोटल
पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में बराबर होते हैं, तो सम करने पे आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ क्या कि अमाउंट ऑफ नेट चार्ज इज इक्वल टू 0? आपके मन में तो कोई सवाल नहीं आ रहा होगा ऐसा क्यों, वाई, क्यों 0? रिजल्ट आपको पता है क्यों 0? ऐसा इसलिए बिकॉज पता है आपको किसी भी पार्ट के लिए, सबस्टांस के लिए, एटम के लिए, ठीक है, क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं? जब इक्वल होते हैं तो उनका समीकरण कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितने होते हैं? -120 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और एक प्रोटॉन के पास चार्ज कितने होते हैं? तो प्लस के 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्या आप इन दोनों टर्म को देखिए तो क्या दोनों इक्वल है? तो मतलब मैं अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो ऐसा बोल सकता हूं क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। बात समझ में आया? अच्छा, आपकी बात समझ में आ गई कि तो इस केस में क्या होगा कि अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं तो बॉडी न्यूट्रल हो गई। जब बॉडी न्यूट्रल हो गई तो आपके मन में एक प्रश्न आता होगा, तो हम लोग किस कंडीशन में बॉडी को चार्ज बोलेंगे? ठीक है, न्यूट्रली समझ में आ गई आपको कि न्यूट्रल मतलब क्या होता है कि दोनों इक्वल होने चाहिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम लोग किस केस में बॉडी को चार्ज बोलेंगे? तो मान लीजिए कि मेरे मन में एक सवाल आया, सवाल ये है कि व्हेन द बॉडी विल बी चार्ज, व्हेन द बॉडी विल बी चार्ज, हम लोग किस केस में बॉडी को चार्ज बोल सकते हैं? ठीक है, ध्यान रहे आपके पास एक कंडीशन क्या है कि अगर आपको बॉडी को चार्ज बोलना है या बॉडी चार्ज है, तो बॉडी चार्ज का मतलब क्या होता है? उसके न्यूट्रलिटी के कंडीशन को डिस्टर्ब करना होगा। न्यूट्रलिटी के कंडीशन को डिस्टर्ब करने का मतलब क्या होता है? ऐसा बोलूं मैं कि डिस्टर्बिंग बॉडी को चार्ज बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा बोल दूं कि बॉडी कैन बी चार्ज्ड बाय disturbing its न्यूट्रलिटी। अच्छा, तो आपके मन में फिर से एक सवाल आता होगा कि हम लोग उसके न्यूट्रलिटी को कैसे डिस्टर्ब करेंगे? ठीक है, हाउ कैन वी डिस्टर्ब न्यूट्रलिटी? ठीक है, तो न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करने के लिए आपके पास एक कंडीशन है, दैट कंडीशन इज, देखिए न्यूट्रलिटी वाले केस में क्या था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर थे। तो अगर आप इनके नंबर को अनइक्वल कर दें, तो क्या बॉडी चार्ज हो जाएगी? ठीक है, अनइक्वल का सेंस क्या होता है? देखिए, समान के चलिए मैं बोलूं कि आपके पास एक न्यूट्रल कंडक्टर है, तो अगर ये कंडक्टर न्यूट्रल है तो मतलब आप समझ गए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। सोचिए कि अगर मैं इस कंडक्टर से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लूं, तो क्या न्यूट्रलिटी का कंडीशन डिस्टर्ब हो गया इसका? क्या इस कंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई? क्या प्रोटॉन बढ़ गया है कि नहीं? तो क्या कंडक्टर पॉजिटिव चार्ज हो गया? सोचिए कि मैं इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन को कहीं जला के डाल दूं, तो तब भी क्या इसकी न्यूट्रलिटी कंडीशन चेंज हो गई? क्या अभी भी इक्वल नहीं है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन? तो आप न्यूट्रलिटी कंडीशन कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करके या फिर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके। ठीक है, देखिए इसके समय मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो क्या हो गया? जैसे मैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, किससे? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। और जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया यहाँ पर, तो क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन से। अच्छा, आप सोचिए एक बार कि अगर यहाँ से प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम है, तो चार्ज कौन सा बढ़ा, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, क्या इस केस में बॉडी बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। और इस केस में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, किसकी घट गई? प्रोटॉन की। तो क्या इस केस में नेगेटिव चार्ज ज्यादा है बॉडी के पास? या दैट केस इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज।
ठीक है। तो आप किसी भी बॉडी का न्यूट्रलिटी को कैसे डिस्टर्ब करोगे, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करके फिर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके, ठीक है। आप प्रोटॉन के साथ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि प्रोटॉन क्या होते हैं, स्टेशनरी पार्टिकल्स होते हैं, आप उनको छू नहीं सकते हैं, ठीक। 10 प्रोटॉन थे, समझेंगे ऐसा कि इनिशियली किसी कंडक्टर के पास 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे। क्या ये कंडक्टर न्यूट्रल है? ठीक है। अच्छा, अगर उसके पास मैं बोल दूं ऐसा कि 12 प्रोटॉन हो गए और 10 इलेक्ट्रॉन है, क्या प्रोटॉन बढ़ रहा है तो क्या बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गया? अच्छा, अगर मैं इसको प्रोटॉन को घटा दूं, बोल दूं कि 8 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन है, क्या बॉडी बिकम्स नेगेटिव चार्ज है कि नहीं? और एक केस क्या है, गलत। क्यों गलत है? कि मुझे बॉडी को चार्ज करने के लिए किसको ऐड और किसको रिमूव करना है, इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ मैं किसको ऐड और किसको रिमूव कर रहा हूँ, प्रोटॉन को। पहले प्रोटॉन कितने थे, 10, कितना हो गया 12, मैंने क्या 2 प्रोटॉन ऐड कर दिया, क्या मैंने जब 2 रिमूव किया तो क्या मेरे पास 8 हो गए, ठीक है। ध्यान रहे आपके पास ये केस नहीं हो सकता, तो आपको क्या करना होगा, प्रोटॉन वाले पार्ट को कांस्टेंट करके इलेक्ट्रॉन को घटाना बढ़ाना होगा। मतलब ऐसा बोलूं कि 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे, क्या दैट केस इज कॉल्ड न्यूट्रल केस? हाँ, बिल्कुल सही, न्यूट्रल होगा। क्या आपके पास 10 प्रोटॉन थे और आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो क्या बॉडी बिकम्स नेगेटिव चार्ज? और क्या आपके पास 10 प्रोटॉन थे और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्या बॉडी बिकम्स पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं? दैट केस इज कॉल्ड राइट, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए या फिर उसके न्यूट्रलिटी के कंडीशन को डिस्टर्ब करने के लिए आपको क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होगा, ना कि प्रोटॉन को, ठीक है। तो जब हम कुछ चार्ज की प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कशन करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ। आपको ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको जानना ही चाहिए, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अच्छा, मैंने आपको भी केस दिखाया कि बॉडी के पास 3 ही केस है, या तो बॉडी न्यूट्रल हो सकता है, या बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या फिर बॉडी निगेटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्या इस बात को बोलूं कि अगर मैं चार्ज लिखूं यहाँ से कि आपके पास चार्ज के 3 कंडीशन बनते हैं, ठीक है। क्या पहला कंडीशन ये बनता है कि बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या दूसरा बनता है ये कि बॉडी निगेटिव हो सकता है, और क्या तीसरा ये बनता है कि बॉडी न्यूट्रल होगा? क्या सारे बच्चों को पता है कि बॉडी पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, कम, किसके कंपेयर में, प्रोटॉन से। और बच्चों को ये भी पता है कि नेगेटिव चार्ज मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होनी चाहिए किससे, प्रोटॉन से। और क्या न्यूट्रल का मतलब भी सबको पता है, क्या न्यूट्रल का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल होनी चाहिए किससे, प्रोटॉन से, ठीक है। तो क्या आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमारे पास केवल 2 टाइप के चार्ज पॉसिबल दिख रहे हैं, ठीक है। तो इन 2 टाइप के चार्ज के बारे में बताने वाले जो सबसे पहले व्यक्ति, उनका नाम ध्यान रखेंगे आप लोग, दैट पर्सन इज कॉल्ड बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। उनका नाम क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, दैट इज कॉल्ड बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, ये बताया 2 टाइप है, मतलब उनका ये अपना एग्जाम्पल वगैरह है नहीं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन नेम्ड द चार्जेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कॉन्सेप्ट कौन दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन दिया। पहली पॉइंट हो गई। चलिए दूसरी पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट क्या है, सबको पता है कि अगर चार्ज, मैंने पहले बताया था, चार्ज किसी सब्सटेंस की अपनी फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिससे क्या कर सकता है, वो या तो अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। तो मान लीजिए केस ऐसा हो, पहली बॉडी पॉजिटिव चार्ज, दूसरी बॉडी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या इस केस में दोनों के पास रिपल्सिव फोर्स लगेगा? क्या पहली बॉडी नेगेटिव चार्ज, दूसरी बॉडी नेगेटिव चार्ज के यहाँ पर भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा? क्या दैट केस इज कॉल्ड रिपल्सन, ठीक है। बॉडी पॉजिटिव चार्ज, दूसरा बॉडी नेगेटिव चार्ज, क्या ये दोनों पास पास आएंगे? क्या दैट केस इज कॉल्ड अट्रैक्शन, ठीक है। दैट केस इज कॉल्ड अट्रैक्शन। आप इसका तो याद रखने के लिए कर सकते हैं कि अगर दोनों अलग अलग नेचर के हो तो क्या वहां पर प्यार होगा, ठीक है। और अगर दोनों सेम नेचर के हो जाएं तो क्या वहां पर दुश्मनी होगी, मतलब क्या उनका दिल टूट जाएगा? क्या आप भी दिल तोड़ देंगे इनका? तो आप भी इनका दिल तोड़ दीजिए, ठीक है।
तो रिपल्सन हो गया। तो क्या मैं सेकेंड पॉइंट ये बोल सकता हूँ कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टी आपको याद भी होगी। चलिए थर्ड पॉइंट पर मूव करते हैं। आपसे कोई पूछे तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, तो क्या आप बोल सकते हो कूलम, दैट इज सी। और क्या मैं इसी कूलम को बोल रहा था एम्पियर सेकेंड। ठीक है, क्या मैं इसी कूलम को बोला था एम्पियर सेकेंड। चलिए वेरी गुड। अच्छा आपसे भी पूछे चार्ज बताइए कौन सा क्वांटिटी, स्केलर के वेक्टर, तो क्या बोलोगे कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आपको ये पता लग गया कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा आपसे भी पूछे स्मॉलेस्ट चार्ज कौन सा है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज के कॉल्ड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, तो ध्यान रखेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्मॉलेस्ट किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को। मतलब ध्यान रखें आप कि ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ना प्लस माइनस के फॉर्म में लेगा, इसमें लिख दो ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज दैट प्लस माइनस। और आप सब बच्चों को पता है कि प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना होगा, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, है कि नहीं। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा आपने एक और सुना होगा दैट इज कॉल्ड क्वार्क। ठीक है, क्वार्क, तो उसको मैं डिस्कस कर दूं बट हमारे काम का है नहीं है, बस इसको स्टाइल के लिए लोग पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टाइल मारना आपको उसके लिए स्टाइल। ठीक है, स्टाइल क्या है कि आपने सुना होगा क्वार्क। ठीक है, कुछ क्वार्क्स होते हैं जो कि चार्ज होते हैं ना वो कुछ इस फॉर्म में होते हैं प्लस माइनस 2e/3। ठीक है, प्लस माइनस e/3, मतलब देखिए इलेक्ट्रॉन से भी छोटे हैं, इलेक्ट्रॉन का 2 टाइम्स का 1/3, इलेक्ट्रॉन का 1/3। ठीक है, तो ये कुछ इस फॉर्म में होते हैं जिसको हम लोग कंसिडर नहीं करते, नाम जान गए आप। इतना आप एक बात इसमें और ध्यान रखेंगे कि इस चार्ज को मतलब क्वार्क के बारे में बताया गया किसके द्वारा, तो 1969 में बताने वाले व्यक्ति का नाम था मूरे जेल्विन। ठीक है, मूरे MURE जेल्विन JELWIN। ठीक है, मूरे जेल्विन ने क्या किया, सबसे पहले क्वार्क के बारे में डिस्कशन किया। हमें क्वार्क को ज्यादा सोचना नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, हमारे काम का है नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत स्टाइल मार सकते हैं क्वार्क है। ठीक है, अच्छा मैं बेसिक प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, फिर हम लोग कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी की बात करेंगे जो हमारे काम का है। ये भी हमारे काम का तो नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं ये बताइए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। ठीक है, तो क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg। ठीक है, और क्या प्रोटॉन का मास जो होता है मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस 17 kg। और क्या मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है, अप्रोक्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग काम की प्रॉपर्टी को और मूव करते हैं। दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए इस चीज को मैं सबसे पहले आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, फिर आप इस चीज को समझ जाएंगे। आपको पता है कि क्वांटिटेशन का मतलब क्या होता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है, और तो मैं इस चीज को आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, देखिए सपोज कीजिए कि हमारे पास सबसे पहले एक न्यूट्रल कंडक्टर, न्यूट्रल बॉडी। अच्छा अगर ये बॉडी न्यूट्रल था तो आपने क्या किया, इस न्यूट्रल बॉडी से सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया। ठीक है, सोचिए जब आपने इस न्यूट्रल बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो क्या जब आपके पास ये बॉडी हो गया, क्या बॉडी अब पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्या +1 ही बोलूं उसको मैं। ठीक है, अच्छा आपने क्या किया, फिर से इसके अंदर से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया, तो क्या फिर से बॉडी आपकी जो हो गई +2e हो गई इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से। सिमिलरली अगर आप एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर लेते हो तो क्या बॉडी आपके पास +3e हो गई। कि जैसे जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ वैसे वैसे बॉडी के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। बात समझ में आया। चलिए पहली केस।
सेकेंड केस क्या है, सोचिए कि बॉडी न्यूट्रल है, बॉडी न्यूट्रल है, इस बार आप इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं रहे हो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया आपने, ठीक है, आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। सोचो जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज बढ़ रही है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रही है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रही है, तो क्या आपका जो बॉडी हो गया अब क्या -1e के फॉर्म में। अच्छा, आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया इसमें, ऐड 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें आपने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड और कर दिया, कि जैसे आप इलेक्ट्रॉन एक और ऐड करते हो क्या आपके पास ये -2e हो गया। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन फिर से ऐड कर दिया इसमें, ठीक है, जब आपने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया तो क्या ये बॉडी -3 हो गया। क्या आप इस दोनों प्रोसेस को कंटिन्यू करते चले। अच्छा देखिए कि जब बॉडी न्यूट्रल थी तो बॉडी के पास चार्ज कितनी थी, 0 थी। क्या बॉडी की मैं चार्ज को लिखूं तो क्या Q = ये तो केस न्यूट्रल 0 वाली केस थी। अच्छा आप सेकेंड केस को देखिए, जब आपने पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया और एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया था, क्या दैट पार्ट केस में देखूं तो क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ से प्लस का 1 या माइनस का 1, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ +-1e, ठीक है। सेकेंड केस देखिए तो क्या आपको दिख रहा है कि ऊपर वाले पे प्लस, नीचे वाले माइनस, तो क्या 2e, क्या थर्ड वाले पे +-3e, क्या मैं इसको आगे कंटिन्यू कर दूं, मुझे कंटिन्यू मिलेगा। और सोचिए मैं लास्टली n स्टेप तक गया तो क्या मेरे पास Ni हो गया, Ni। क्या आपको दिख रहा है हियर 1 2 3 ये सारे के सारे क्या है, नंबर्स हैं। मैं बोल सकता हूँ क्या कि जो n वाला पार्ट है कि वेयर n = 1 2 3 4 डॉट, जहां तक आप जितने स्टेप जाइए क्या ये सारे के सारे नंबर्स हैं। तो क्या देखिए, क्या नंबर्स को मैं अगर n से रिप्लेस कर दूं और e तो आपको दिख रहा है कि चार्ज e के फॉर्म में ही है, तो क्या आपके पास ये बनकर आ जाएगा Q = +-Ne, ठीक है। क्या E इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और क्या सारे बच्चों को एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, मैग्नीट्यूड की बात की जाए। और ये n क्या है, Ni इंटीजर, ठीक है, या नंबर बोलिए इसको, n क्या है, कोई नंबर है, n यानी नंबर। तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज, या फिर क्वांटाइज ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि चार्ज क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है। तो इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। मैं इस बात को लिख दूं ऐसे कि चार्जेज ऑन बॉडीज ऑलवेज, चार्जेज ऑन बॉडी always occurs in integral multiples of charge of an electron, that is, बात समझ में आया, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर बात यहाँ पर। तो चलिए ये आपका क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। इस चीज को समझते हैं। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि क्वेश्चन के तौर पे एग्जांपल लेते हैं, आपसे पूछ जाए कि विच चार्जेज आर पॉसिबल, आपको बताना है कि विच चार्जेज आर पॉसिबल। फर्स्ट पार्ट इज +5 इलेक्ट्रॉन, दूसरा आपके पास -3, फिर आपके पास है +7.2 और नेक्स्ट है -51/17, ठीक है। आपको बताना है कौन सा पॉसिबल। देखिए पहले वाला पार्ट, क्या आप इसको लिख सकते हो Ne के फॉर्म में, क्या ये +Ne के फॉर्म में है, क्या दैट चार्ज इज पॉसिबल वेयर n = +5, क्लियर है। क्या इसको देखिए तो क्या n = -3 और E दैट इज पॉसिबल। यहाँ देखिए +7.2, क्या 7.2 n का वैल्यू था, नहीं, n कोई इंटीजर चाहिए, प्रॉपर नंबर, कोई फ्रैक्शन डेसिमल नहीं चाहिए वहां पर, क्या दैट इज नॉट पॉसिबल। बट इस वाले पार्ट देखिए आप -51, तो क्या इसको आप लिख सकते हो 3, मतलब इसको -3 बोल सकते हैं, क्या दैट इज पॉसिबल, ठीक है। अच्छा आपको सेकेंड पार्ट दिखाऊं, जैसे मैंने आपको ये वाला पार्ट बोला 7.2, ठीक है, उस पार्ट को देखते हैं हम लोग। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए
क्या 0.32 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, ये पॉसिबल है क्या? देखिए अगर आपको डेसिमल का पार्ट दिखाई दे तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि वो 1.6 का मल्टीपल है कि नहीं। जैसे यहाँ पर 7.2, ये 1.6 का मल्टीपल नहीं था, मैंने तो क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। बट यहाँ दिख रहा है कि 32 1.6 का मल्टीपल है, मतलब कि वी कैन राइट लाइक दिस कि आपको पता है कि आपके पास क्यू का फॉर्मूला होता है क्या, n इंटू ई। क्या आपको क्यू पता है 0.32 इंटू 10 का पावर कितना -18। क्या आपको n फाइंड करना है और क्या आपको e का वैल्यू पता होता है -19। क्या आप चेक कीजिए तो क्या n इज इक्वल टू 0.32 इंटू 10 का पावर -19 बाई 1.6 इंटू 10 का पावर -19 हो जाएगा ना। तो जब ये हो जाएगा तो देखिए ये पावर 18 है ना, ये पावर 18 है ना, मुझे 18 कर लिखना है, दैट पार्ट इज 18 और ये 18। चलिए आपको दिख रहा है क्या कि इसको आप अगर लिखते हैं तो 0.32 बाई 1.6 और ये कितना -18 और ये ऊपर जाएगा तो कितना +19। क्या ये हो जाएगा प्लस का 10, तो 0.32 मल्टीप्लाई बाई 10 बाई 1.6, क्या 3.2 बाई 1.6 हो गया और ये क्या 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या n का वैल्यू 2 आ गया। जब n का वैल्यू 2 आ गया तो क्या दिस चार्ज इज पॉसिबल और नॉट, तब वो समझ में आ गया होगा कि दैट इज पॉसिबल। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ। अगर करना है नंबर 1 कूलम चार्ज में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो बहुत बार भी पूछा गया है कि 1 इलेक्ट्रॉन बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1 कूलम चार्ज के लिए। ठीक, देखते हैं इसको। आपको क्या पता है कि चार्ज कितना आपके पास 1 कूलम है, क्या आपको के पास फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एन ही है। क्या Q का वैल्यू आपको 1 दिया हुआ है, क्या n हमको फाइंड करना है और क्या आपको पता है E का वैल्यू -19 कूलम। क्या n इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 का पावर -19। सोचिए कि पावर ऊपर जाएगा तो क्या प्लस का 19 हो जाएगा ना, कि ऊपर जाने से प्लस का 19 हो जाएगा। देखिए क्या लिखो उसको 10 का पावर 19 बाई कितना 1.6। क्या ये डेसिमल ऊपर जाता है तो 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 का पावर 18 बाई 16। तो सॉल्व कर दो तो क्या आपके पास 100 बाई 16 इंटू 10 का पावर 18 हो गया। क्या देखिए तो 16 से कटाइए इसको तो 6 पर में 96 बचेगा 4, तो 2 टाइम्स में 40 और बचेगा तो 65 से 88 बचेगा। तो 6.25 इंटू कितना 10 के पावर 18, ये आपका क्या हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए कितने 1 कूलम चार्ज में। ठीक है, नंबर ऑफ डेसिमल में होता नहीं बट अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगी ये 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, आपसे यहाँ पर 1 कूलम पूछा गया, मैं सेकेंड पार्ट पूछूँ, बताइए 4 नैनो कूलम दैट इज कॉल्ड नैनो कूलम। तो 4 नैनो कूलम में चार्ज कितने होंगे। ठीक है, तो सिंपल सी केस है कि अगर आपके पास 4 नैनो कूलम है, ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि नैनो कूलम को पहले मुझे कूलम में चेंज करना होगा। ध्यान रखिए तो 1 नैनो कूलम इज इक्वल टू 10 के पावर -9 कूलम। ठीक है, तो 4 नैनो कूलम कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 का पावर -9 कूलम हो जाएगा ना। क्या अब ये 4 इंटू 10 का पावर -9 कूलम हो गया। तो क्या 1 कूलम में इतना होगा तो 4 कूलम में कितना होगा, तो 4 गुने 6.25 इंटू 10 का पावर 18 मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर -9, तो कितना हो जाएगा 6.25 का 4 से मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करने पे 25 इंटू 10 का पावर कितना 9। ठीक है, ये आपको क्या हो गया इलेक्ट्रॉन हो किसमें 4 नैनो कूलम में। क्लियर है बात यहाँ तक। नेक्स्ट पार्ट, जैसे your body has a total negative charge of -6.4 into 10 के पावर -18 कूलम। ठीक है, find the total number of electrons inside the body। आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है कहाँ पे बॉडी के अंदर। ठीक है,
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ फाइंड करना है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करना है इसको, आपको पता है फॉर्मूला Q इक्वल टू एन ही होता है, क्लियर है। Q कितना दिया आपको, माइनस का 6.4 इंटू 10 का पावर माइनस 18, एन आपको फाइंड करना और ई कितना होता है, तो माइनस का 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, माइनस माइनस कैंसिल, 1.6 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर माइनस 18, ये मल्टीप्लाई है आगे डिवाइड में हो जाएगा, तो बाई 10 का पावर माइनस 19 इक्वल टू एन, एन कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 का पावर माइनस 18 और इंटू 10 का पावर कितना प्लस 19, तो 4 इंटू 10 कितना हो गया, ये 40, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। सेकेंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, इसको हम लोग चार्ज इज कंजर्व भी बोलते हैं, दैट इज चार्ज इज कंजर्व, ठीक है। देखिए इसको हम सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और फिर उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम के पास 3 बॉडी है ए बी सी, ठीक है। ए के पास चार्ज अगर 2 कूलम्ब है, बी के पास चार्ज आपका 3 कूलम्ब है और सी के पास -1 कूलम्ब है, ठीक है। और आपके पास इस सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ आपने कुछ किया, ठीक है, कुछ किया, तो दूसरे सिस्टम के पास क्या हो गया कि ए बी सी 3 बॉडी थी, जब आपने सिस्टम को कुछ किया तो कुछ चार्ज ऐसे अरेंज होगा, दैट इज ए के पास -2 कूलम्ब, बी के पास 4 कूलम्ब और सी के पास नहीं पता मुझे, सी के पास नहीं, और आपसे बोला बताइए सी के पास कितना चार्ज होगा, ठीक है, सी के पास कितना चार्ज होगा, ठीक। तो आसान है, देखते हैं इसको। देखिए जब मैंने सिस्टम को इनिशियल देखा था तो इनिशियली सिस्टम के पास 2 कूलम्ब चार्ज थे, फिर प्लस का 3 था और माइनस का 1 था, क्या यहाँ से सॉल्व करने पे कितना आ रहा आपके पास, 3 to 5 और -1 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो -2 था, +4 था और +x हो गया, तो कितना हो गया ये 2 + x। अच्छा ये सिस्टम सेम था तो क्या मैं इसको ऐसा इक्वलेट कर दूं, अगर तो 2 + 3 - 1 इज इक्वल टू -2 + 4 + x, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 2 + x, क्या x का वैल्यू 2 हो जाएगा, यहाँ से क्या x जो था वो 2 कूलम्ब का हो गया। अच्छा देखिए अब इनिशियली चार्ज टोटल कितने थे, 4 कूलम्ब थे, कुछ करने के बाद भी सिस्टम के पास चार्ज कितना हो गया 2 और x का वैल्यू कितना 2, कितना हो गया, मतलब क्या कि सिस्टम का चार्ज क्या कंजर्व है, जितना पहले चार्ज था कुछ करने के बाद भी चार्ज क्या रहा उतना ही रहा। तो ध्यान रखें कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसके स्टेटमेंट हम लोग बोल सकते हैं क्या कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है। देखिए आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसको बाकी सराउंडिंग्स को मतलब नहीं हो, मतलब इसके अंदर से कोई चार्ज लीक वगैरह नहीं हुआ बाहर, ना ही चार्ज अंदर से बाहर जाए, ना ही बाहर से चार्ज अंदर है, ठीक है। दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम, जिसको कोई मतलब नहीं है, मतलब आपने सिंपल सुना वर्ड आइसोलेशन, आइसोलेट, ठीक है, आइसोलेट कर देना, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अच्छा ठीक है, दैट इज मैं अगला बोलूं तो चार्ज कैन प्रोड्यूस, देखा था ना रेस्ट में था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कांस्टेंट मूव कर रहा है तो मैग्नेटिज्म एक्सेलरेट कर दिया गया तो क्या हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो चार्ज कैन प्रोड्यूस, देखिए चार्ज क्या कर सकता है आपको तो ये पहले से पता है, मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर दे रहा हूँ। फर्स्ट चार्ज क्या कर सकता है, तो देखिए चार्ज के पास 2 कंडीशन थी, पहला कंडीशन ये था कि आप चार्ज को रेस्ट पे छोड़ दो, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या था, चार्ज एट मोशन, चार्ज मूव कर रहा था। अच्छा ये बात सबको पता होगा अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो पार्टिकल का वेलोसिटी 0 और अगर चार्ज मोशन में है तो उसका वेलोसिटी नॉन जीरो, ठीक है। तो अगर चार्ज रेस्ट पे था तो आपको वहां पे पार्ट दिखा था, दे कैन प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो बोल सकते हैं क्या कि प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा अगर चार्ज के पास मोशन वाली केस आ जाती है, देखिए वहां पर दो मोशन था, एक तो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा था और दूसरा एक्सेलरेट कर रहा था, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि v नॉट इक्वल टू 0 था और a को मैंने 0 कर दिया, मतलब कांस्टेंट वाली केस आ गई, ठीक है। तो चार्ज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मैं लिख दूं यहां से कि चार्ज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। और दूसरी केस क्या थी आपके पास कि चार्ज एक्सेलरेट करेगा, मतलब कि एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0, चार्ज क्या करेगा, इज एक्सेलरेटेड, चार्ज इज एक्सेलरेटेड। अब बात समझेंगे कि आपको वहां दिखाया गया था अगर चार्ज कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा होगा तो केवल क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सकता है, ठीक है। तो देखिए मतलब ये कि रेस्ट में होने के चलते तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर ही रहा था, चार्ज की केस यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों डेवलप करेगा, मतलब यहाँ से चार्ज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, ठीक है। तो अगर चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है तो आपको ध्यान रखिए ये पूरे कॉन्सेप्ट का आपको किस किस चैप्टर में पढ़ना है। आप सबसे पहले पढ़ोगे मैग्नेटिज्म में, दूसरा आप पढ़ोगे EMI दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तीसरा पढ़ोगे आप अल्टरनेटिंग करंट में, एंड आप लास्ट पढ़ोगे दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। इतनी बात समझ में आई। चलिए मैं अब दूसरी केस की बात कर रहा हूँ कि चार्ज अगर एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो ध्यान रखें कि इन दिस केस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ ही क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेवलप करता है, ठीक है, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ध्यान रखें ये आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है ना, ये पार्ट JEE मेन का है। यहाँ से आपके पास एडवांस तक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट मेंस वाले पार्ट में आपको यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले पार्ट। इतनी बात डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, ठीक है। चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक। चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। मानना मैंने क्या, किसी बॉडी के पास चार्ज नॉन जीरो, ठीक है, चार्ज नॉन जीरो और मास भी कितना, नॉन जीरो। ये पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल। इस पार्टिकल को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन, ठीक है। अगर किसी बॉडी का चार्ज इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, और मास क्या कर दिया जाए, नॉन जीरो कर दिया जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या दैट पार्ट इज कॉल्ड ए न्यूट्रॉन, दैट पार्ट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। अच्छा क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या किसी बॉडी के पास चार्ज ना हो, चार्ज नॉन जीरो हो, ठीक है, चार्ज कैसा हो, नॉन जीरो हो, और उसके पास मास जीरो हो जाए, ठीक है, मास क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ध्यान रखेंगे दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले क्या बोला गया, चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तो चार्ज के चलते उसके पास मास होना कंपल्सरी। क्यों ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चलते चार्ज डेवलप हो रहा है वहां पर प्रोटॉन के चलते, और क्या इनका अपना खुद का मास होता है, तो इसलिए बिना मास एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये मास है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे माना जाए कि बॉडी था, ठीक है, और ये बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो जाए, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऐसा बोला जाए कि अगर ये बॉडी के पास प्लस प्लस चार्ज दिख रहे हैं आपको, ठीक है, तो क्या यहाँ पर दिख रहा है आपको कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया कहीं से, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर निकाल दिया गया है। जब इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर निकाल दिया गया तो क्या बॉडी के ऊपर केवल केवल पॉजिटिव चार्ज आ गया, दैट केस इज कॉल्ड डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास किसकी कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, नेगेटिव चार्ज की कमी है, जिसके चलते बॉडी कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। चलिए सेकंड केस क्या है कि अगर आपके पास बॉडी था, दैट पार्ट,
ठीक, बॉडी है बॉडी, अच्छी बात है। अगर यहाँ आपके सरफेस पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज दिख रही है, मतलब क्या समझिए आप कि इस वाले केस में आपको एक बात फील आई कि इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया गया था, तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन को इस ला के डाला गया, ट्रांसफर किया गया दूसरे बॉडी से इस बॉडी के ऊपर। और पहले वाले फिगर में क्या था कि इस बॉडी से किसी दूसरे बॉडी के ऊपर ट्रांसफर कर रहे थे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई मतलब बॉडी चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। दैट केस इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट केस इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए, वेरी गुड। ठीक है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? ठीक है, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कंडक्टर है और नॉन कंडक्टर है, ठीक है, सॉलिड कंडक्टर है, कैविटी वाला कंडक्टर है, हॉलो कंडक्टर है, सेल है, उस केस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसके अकॉर्डिंग होगा? ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे आप, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, कि इन कंडक्टर चार्ज इज distributed at outer surface and in non-conductor that is called insulator। ठीक है, non-conductor that is called insulator, it is distributed into volume। दो बात ध्यान रखना है कि अगर कंडक्टर की बात की जाए तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आउटर सरफेस पे होगा, और अगर मैं नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर की बात करूं तो उसके केस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम होगा। ठीक है, दो बात ध्यान रहेगा आपको। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, शायद समझ जाए इस चीज को। ठीक है, मैं बात करता हूँ कंडक्टर का और बात करता हूँ नॉन कंडक्टर का। ठीक है, कंडक्टर नॉन कंडक्टर। ठीक, मैंने क्या किया, फर्स्ट केस में एक सॉलिड कंडक्टर ज्यूम किया, दैट पार्ट इज कॉल्ड कंडक्टर, और कैसा है, सॉलिड कंडक्टर। ठीक है, सॉलिड का मतलब क्या होता है कि अंदर वाला पार्ट बिल्कुल भरा हुआ है। आपने बॉल देखा होगा ना, लोहे की बॉल वगैरह, ठीक है, छर्रे वगैरह, ठीक है, या आपने देखा होगा ना ऐसे कि कंचे होते गोली जो पूरे भरे होते सॉलिड, ठीक है, तो लोहे की बॉल है, ठीक है, सॉलिड। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉडी के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर के ऊपर कैसा होगा, सरफेस के ऊपर, तो आप सरफेस के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, अच्छा, अगर ये नॉन कंडक्टर होता सॉलिड, दैट पार्ट इज नॉन कंडक्टर, सॉलिड ही है, ठीक है, तो इस केस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। मतलब चार्ज कहाँ बढ़ते हैं, अंदर, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम मतलब अंदर वाले सरफेस पे जाकर बढ़ते ही है। बात समझ में आई? चलिए, मैं सेकेंड केस बात करता हूँ कि अगर ये कंडक्टर विथ कैविटी हो, कंडक्टर विथ कैविटी मतलब कहता है ना सीडी कैसेट, ऐसी ये कैविटी हो। ठीक है, तो देखिए कैविटी हो गई, तो आपको ये दिख रहा होगा कि इस वाले पार्ट में आप देखिए तो क्या दैट पार्ट इज कॉल्ड आउटर सरफेस, और क्या दैट इज कॉल्ड इनर सरफेस। ठीक है, और ये वाला आपका सॉलिड, ये आपका पार्ट सॉलिड, और बीच से आपने क्या किया, कुछ काट के पार्ट निकाल दे रहे कैविटी। तो कंडक्टर है भाई साहब, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहाँ होना चाहिए, सरफेस पे होनी चाहिए ना। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होनी चाहिए, सरफेस पे होनी चाहिए, दैट इज आउटर सरफेस के ऊपर। तो अब चार्ज को आउटर सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अच्छा, अगर ये कैविटी किसके पास होती, नॉन कंडक्टर के पास, दैट इज, ये तो वॉल्यूम हो गया उसके अकॉर्डिंग टू, क्या इस वाले केस में दैट पार्ट इज कॉल्ड आउटर सरफेस एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड इनर सरफेस। तो आपको यहाँ चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है नॉन कंडक्टर के लिए, तो क्या वो कहाँ होगा, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट होगा। दैट पार्ट इज, यहाँ पर चार्ज पड़े मिलेंगे आपको, है कि नहीं। चलिए मैं तीसरा केस लेता हूँ इसमें कि, और आपको ये केस बिल्कुल याद होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्वेश्चन जब कराऊंगा तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ याद ना हो। ठीक, चलिए थर्ड केस क्या है कि अगर मैं सेल की बात करता हूँ, दैट इज कॉल्ड हॉलो।
ठीक है, हॉलो, खोखला, ऐसा कुछ। जब खोखला होता है ना, तो प्लास्टिक की बॉल अंदर बिल्कुल खाली होती है और आउट सरफेस होती है ऐसी, ठीक है। तो प्लास्टिक की बॉल देखिए आपने, उस टाइप की कोई लोहे के शीट बने ऐसा गोल कर ले लिया कंडक्टर टाइप का, ठीक। तो क्या दैट पार्ट इज कॉल्ड, इसको मैं देखूं तो क्या ये आपका आउटर सरफेस है, और क्या दैट पार्ट इज कॉल्ड इनर सरफेस, ठीक है। पता है कंडक्टर है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, आउटर सरफेस पे होगा, तो आपने क्या कर दिया, चार्ज को आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बात समझ में आई, बिल्कुल चमक गई बात। अच्छा, अगर ये केस नॉन कंडक्टर के पास होता, तो नॉन कंडक्टर में तो अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम होती, क्या दैट पार्ट इज कॉल्ड आउटर सरफेस और ये वाली पार्ट इनर सरफेस, ये पार्ट तो बिल्कुल खोखला है, तो इसका वॉल्यूम क्या यही वाला पार्ट, देखिए तो इसका यही सरफेस वाला पार्ट वॉल्यूम होगा ना, दैट पार्ट, जितना पार्ट से वो बना इसको जो उसकी थिकनेस होगी। तो क्या इस केस में चार्ज जो होगा इसी अंदर वाले पार्ट पे अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। बात समझ में आया आप लोगों को मैंने क्या बोल दिया, दैट इज क्लियर है, बिल्कुल चमका। कि मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। अच्छा, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, दैट फॉर्मूला इज m इज इक्वल टू m नॉट बाई 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। दैट इज इस केस में जो m नॉट है, m नॉट इज कॉल्ड रेस्ट मास, m नॉट इज कॉल्ड रेस्ट मास, ठीक है। c क्या होती है, c इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड और 8 मीटर पर सेकंड, एयर इन वक्त और एयर इन वैक्यूम। और जनरली होता क्या है, स्पीड ऑफ लाइट दैट इज v जो होती है किसी मीडियम के लिए बहुत छोटी थी, किसके, c से, फॉर नॉर्मल केस m जो होता है ना अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है किसके, m नॉट का, ठीक है। और मैंने आपको पहले बताया था कि चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब चार्ज तभी पॉसिबल है किसी बॉडी के पास मास हो, चार्ज तभी पॉसिबल है या चार्ज तभी हो सकता है जब किसी बॉडी के पास मास हो, मतलब मास वेलोसिटी के साथ चेंज होता है पर चार्ज नहीं। बस समझ में आ गया, मास वेलोसिटी के साथ चेंज होता है बट चार्ज नहीं, ठीक है। मास यहाँ पर वेलोसिटी के साथ चेंज हो रहा है बट चार्ज नहीं, ठीक है। दैट केस इस को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान रखेंगे कि मास डिपेंड्स ऑन, मास डिपेंड्स ऑन स्पीड of particle but charge does not depend on speed of particle, that case is called invariance of charge, ठीक है, invariance of चार्ज मास के होने पे ही होगा, स्पीड से चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ती, किसके ऊपर फर्क पड़ती है, मास पर पड़ती है। तो क्या मैं एक लाइन बोल सकता हूँ कि अगर रेस्ट में था और अगर मोशन में था, क्या दोनों केस में चार्ज क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि उसको स्पीड से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कि देखिए, मतलब ये कि अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज वाले केस में आपने क्या किया, आप स्पीड चाहो तो बढ़ा लो, स्पीड चाहो तो घटा लो, बट मास के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दैट केस इज कॉल्ड इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, ठीक है। बात यहाँ पे समझ में आई आप लोगों को, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, ठीक है, क्लियर बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम
चलिए हम बात करते हैं दैट इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। सारे को पता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो इस चार्ज डेंसिटी को हम लोग को 3 टाइप में पढ़ना होता है। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, ठीक है। बात समझ में आया। लीनियर चार्ज डेंसिटी होता क्या है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर लेंथ पे कितना चार्ज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज कॉल्ड चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। तो मतलब यहाँ से क्या बोल लूँ कि लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज मतलब क्यू बाई एल, ठीक है। तो आप यहाँ से क्यू को लिख सकते हो क्या, लैम्डा इंटू एल, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। आप ध्यान रखें कि अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लैम्डा, दैट इज पार्ट का एसआई यूनिट आपको फाइंड करना है लीनियर चार्ज डेंसिटी का। देखिए चार्ज का तो कूलम हो जाएगा और लेंथ का मीटर हो जाएगा, तो कूलम पर मीटर इससे क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा, कूलम पर मीटर इसका यूनिट, ठीक है। ये आपका था लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक। सेकेंड बात करते हैं दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। मान के चलिए कि ये सीट है आपके पास, तो इसका ये सरफेस हो गया, इस पे आपको चार्ज डिस्कस करना है, ठीक है। तो लीनियर चार्ज क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, सीट तो यहाँ पे क्या बात होगी, लेंथ ब्रेथ मतलब क्या, एरिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलोगे आप, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब कि मैं इसको लिखूं चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज को क्यू, एरिया को ए, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर बात यहाँ तक। फिर आप वैसा ही अगर ऐसा यूनिट की बात करते हो तो यहाँ चार्ज क्या हो जाएगा, कूलम, और एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो क्या बन गया, कूलम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट एंड लास्ट इज सब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। थर्ड पार्ट है आपके पास दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मान लीजिए कोई सरफेस है और इसके वॉल्यूम इसके इंटरनल पार्ट में वॉल्यूम में चार्ज बताना है आपको। तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज, ठीक है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और रिप्रेजेंटेड बाई, ठीक है। मैं क्या लिखूं इसको कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का लिखोगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मतलब कि चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ से क्या लिखोगे, क्यू अपॉन वी, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। फिर एसआई यूनिट की बात की जाए तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका, चार्ज और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो कूलम पर मीटर क्यूब। क्लियर बात यहाँ तक, नो डाउट। चलिए इन सारे कौन इस टॉपिक के ऊपर, क्या एक वायर है, a wire of length L have linear charge density lambda naught, ठीक है। फाइंड टोटल चार्ज, आपको टोटल चार्ज फाइंड करना है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। आप लोग पहले इसको पॉज करके बनाएं और फिर उसको आप सॉल्यूशन मैच करें। तो देखिए क्या है कि हमारे पास एक वायर लेंथ है, एक वायर जिसकी लंबाई एल है। मान लीजिए वायर जिसका लंबाई एल है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा नॉट, मतलब लैम्डा के वैल्यू लैम्डा नॉट दिया हुआ है, ठीक है। आपसे कुछ बताइए चार्ज कितना हो, तो क्या मैंने आपको दिखाया था कि चार्ज इन केस ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी
तो क्या इन लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। तो क्या चार्ज इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ। लैम्डा का वैल्यू कितना है यहाँ पर, लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट और एल क्या है, लेंथ, दैट इज कॉल्ड चार्ज। ठीक है, बात समझ में आई। आपका क्या हो गया आंसर, और चार्ज किसमें होगा, कूलम्ब में होगा। क्लियर है, आगे बढ़े कि अ रॉड ऑफ लेंथ एल, एक रॉड जिसका लेंथ एल है, हैव लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा नॉट इंटू एक्स। ठीक है, एक्स इज द, एक्स के बारे में क्या बोल रहा है, एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड, डिस्टेंस फ्रॉम वन। ठीक है, आपसे पूछा बताइए टोटल चार्ज कितना होगा, फाइंड टोटल चार्ज। मतलब कि आपके पास जो वायर है जिसका लेंथ एल है, बोल रहा है क्या कि इस वायर के लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज कॉल्ड लैम्डा जो दिया हुआ है वो लैम्डा नॉट इंटू एक्स दिया हुआ है, और इस वायर का लेंथ कितना है एल, और एक्स के बारे में क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस है कहाँ से, एक एंड से। तो माना जाए कि मैं एक एंड से एक्स डिस्टेंस ले लिया, दैट पार्ट इज कॉल्ड, मान लीजिए ये पॉइंट एक्स डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो आपको बोल रहा है क्या, क्यू फाइंड करो कितना होगा टोटल। देखिए इस केस में क्या करें हम कि इस एक्स डिस्टेंस पे जाकर के एक छोटा dx लेंथ का सेक्शन अज्यूम कर लें। ठीक है, इस छोटे dx लेंथ का एक सेक्शन अज्यूम कर लें, और इस dx लेंथ के चलते अगर मैं चार्ज कैलकुलेट करके सारे सेक्शन को ऐसे जोड़ना स्टार्ट कर दूं तो क्या मुझे टोटल पार्ट का मिल जाएगा। और आपको पता है कि छोटे एलिमेंटल पार्ट को सम करने का मतलब इंटीग्रेट होता है। ठीक है, तो क्या मैं लिखूं कि Q इज इक्वल टू, मुझे तो पता था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी में होता है Q इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिया हूँ, छोटा लेंथ दैट इज कॉल्ड dx। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई लेंथ। ठीक, अच्छा ऐसे लेंथ को मुझे पूरे लेंथ प्ले करना है, तो मान चलिए कि मैं लेंथ का अगर एक इंच से स्टार्ट किया और लेंथ की मैं दूसरे इंच तक पहुंच रहा हूँ, तो क्या मैं 0 से लेकर के एल तक चला गया। ठीक है, अच्छा आप सबको दिख रहा है क्या कि लैम्डा का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लैम्डा नॉट इंटू एक्स दिया हुआ और इंटू डी एक्स, 0 से लेकर के एल तक। ठीक, लैम्डा नॉट को मैं कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर कर दूं तो क्या दिखेगा आपको, x इंटू डी एक्स, 0 से लेकर के एल तक। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ थी, 0 से एल तक। तो लैम्डा नॉट एक बार x जगह पर l, तो l का स्क्वायर बाई 2, और एक बार 0 तो 0 का स्क्वायर बाई 2, ये कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट l स्क्वायर बाई 2। ठीक है, लैम्डा नॉट l स्क्वायर बाई 2, तो क्या मैं लिख सकता हूँ लैम्डा नॉट l स्क्वायर बाई 2 कूलम, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आया आपको, क्लियर है। आपके पास कुछ इस टाइप का एक सेमी सर्कुलर कंडक्टर, ठीक है, दैट पार्ट इज कॉल्ड सेंटर O और ये रेडियस R। और मैंने क्या किया, D इसमें कुछ थीटा एंगल जाकर के, ठीक है, थीटा एंगल पे आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए कंडक्टर के लिए आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा नॉट इंटू कॉस थीटा, लैम्डा नॉट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे बताइए कि टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा। ठीक है, वही सेम कंडीशन कि आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक छोटा एलिमेंटल लेंथ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मान चलिए कि मैं इस एंगल से कुछ डी थीटा एंगल पे जा करके, दैट पार्ट इज डी थीटा, एक छोटा एलिमेंटल लेंथ ले लिया।
क्या दैट लेंथ इज कॉल्ड आर इंटू डी थीटा। ठीक है, तो आपको पता है कि एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो क्या यहाँ से आर्क लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो एंगल तो यहाँ से डी थीटा था और रेडियस कितना था आर, तो कितना हो जाएगा ये आर डी थीटा आर्क लेंथ। ठीक है, चलिए अब मैं देखूं कि अगर मैं इस छोटे सेक्शन का चार्ज कैलकुलेट कर लूं अगर, तो मैं तो बाकी का करने के लिए इंटीग्रेट कर लूं सबको, टोटल चार्ज मुझे मिल जाएगा। मैं इस पर इस छोटे सेक्शन का चार्ज इक्वल डी क्यू कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, तो चार्ज इक्वल टू क्या था, लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई क्या लेंथ। चलिए, तो मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी और इस पार्ट का लेंथ कितना है, लेंथ इक्वल आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा। ठीक है, अब मुझे टोटल फाइंड करना है ना, मैं पूरे मतलब टोटल चार्ज मतलब क्यू, तो क्या मैं इस डी क्यू को इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मुझे क्यू मिल जाएगा, है ना। और क्या मुझे इस पार्ट को इंटीग्रेट करना होगा, क्या मुझे इस पार्ट को इंटीग्रेट करना होगा। हाँ, चलिए मैं करता हूं इसको कि आर, किसको आर डी थीटा को इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए आपको इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक फाइंड करना है ना, तो क्या दैट पार्ट इज एंगल 0 डिग्री और चलते हैं आपको क्या है, यहाँ पे एंगल मिलेगा 180 डिग्री। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के पाई तक। तो लेमडा का वैल्यू देखिए कितना आया। ठीक है, आपको क्वेश्चन अकॉर्डिंग लेमडा कितना दिया हुआ है, लेमडा नॉट इंटू कॉस थीटा, तो लेमडा नॉट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, लेमडा नॉट इंटू कॉस थीटा इंटू आर इंटू डी थीटा 0 से पाई तक। आई होप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, देखा जाए तो आपको दिख रहा होगा कि रेडियस वाला पार्ट कांस्टेंट है, लेमडा नॉट कांस्टेंट है, तो क्या बचा आपके पास कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो इंटीग्रेशन ओवर कॉस थीटा इंटू डी थीटा 0 से पाई तक, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा हो जाएगा ना। तो आर इंटू लेमडा नॉट कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा और लिमिट 0 से लेकर के पाई तक। तो एक बार पुट कीजिए आर लेमडा नॉट साइन पाई माइनस साइन जीरो, साइन पाई माइनस साइन जीरो। अच्छा, आपको पता होगा कि साइन पाई कितना होता है, 0 होता है। आर लेमडा नॉट ये टर्म 0, तो 0 माइनस साइन 0 कितना होता है 0। ठीक है, साइन 0 कितना होता है 0 और साइन पाई कितना होता है 0। तो टोटल टर्म कितने हो जाएंगे 0, तो कितना हो गया आर लेमडा नॉट इंटू 0, कितना आ गया टोटल टर्म 0। ठीक है, देखिए ध्यान रखें, आपको एक चीज यहाँ समझ में आ रही होगी, इस सिस्टम के पास चार्ज डेंसिटी तो था, इसके पास चार्ज डेंसिटी था बट टोटल चार्ज नहीं था। ऐसा लिख सकते एक पॉइंट ध्यान रखें कि चार्ज इज 0, चार्ज इज 0 बट इट हैव चार्ज डेंसिटी, ऐसा नहीं है कि अगर उसके पास चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज होना कंपल्सरी। आपको यहाँ दिख रहा है कि चार्ज डेंसिटी होने के बाद इसके पास चार्ज नहीं था। ठीक है, चलिए इस लेक्चर को हम लोग यहीं खत्म कर, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ चार्जिंग।